अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स लिपिड्स का एक ग्रुप है और इस ग्रुप में शामिल जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो फास्फेटिडिक एसिड से बनाए जाते हैं। इसी वजह से इनको हम डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड कहते हैं। पहले तो ये देखना है कि फास्फेटिडिक एसिड हैं क्या। बच्चों, फास्फेटिडिक एसिड ऐसे कंपाउंड हैं जो दो सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। वो दो सब्सटेंसेस कौन से हैं? डाइग्लिसराइड्स एंड फास्फोरिक एसिड। अगर डाइग्लिसराइड को देखें तो बच्चों, ये डाइग्लिसराइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो हो गया ग्लिसरॉल और दूसरा कंपोनेंट क्या है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाई ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब अगर उसके साथ फास्फोरिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो उसके नतीजे में फास्फेटिडिक एसिड बन जाते हैं। अब बच्चे, इन फास्फेटिडिक एसिड से फास्फोलिपिड को कैसे बनाया जाता है? बाय द एडिशन ऑफ सम नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं ये बुनियादी तौर पर चार टाइप्स की होती हैं। अगर किसी एक टाइप की नाइट्रोजन बेस को फास्फेटिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम फास्फोलिपिड्स का नाम देंगे। अब बच्चे, ये सारा जो प्रोसेस है हम एक स्केच की मदद से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम नाइट्रोजन बेसिस को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन लाजमी हिस्सा होती है। इसी वजह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाइट्रोजन बेसिस का नाम दे देते हैं। कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस होती हैं? चार टाइप्स की नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। नंबर वन, कोलीन। कोलीन नाइट्रोजन बेस का फार्मूला आप लोगों के सामने मौजूद है। नेक्स्ट, सीरीन। ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड होती है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर बच्चा है इथानॉल अमाइन। ये एक अमाइनो अल्कोहल है, यानी इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है। फोर्थ नंबर पर बच्चे है इनासीटोल। ये एक अमाइनो अल्कोहल है, यानी इसमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है और साथ साथ इसके अंदर अल्कोहल के यानी OH ग्रुप भी इसमें मौजूद होते हैं। अब ये चार टाइप्स की नाइट्रोजन बेसिस ऐसी नाइट्रोजन बेसिस होती है जो फास्फोलिपिड को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। इससे पहले आप लोगों ने कुछ और नाइट्रोजन बेसिस का तस्करा डीएनए और आरएनए को आरएनए में पढ़ा होगा। वो एडिनिन, गोवानिन, साइटोसिन और थायामिन। सबसे ज्यादा अगर फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो उसके अंदर कोलीन नाइट्रोजन बेस मौजूद होती है। और इसी तरीके से बच्चे, सीरीन भी, इथेनॉल अमाइन भी और इनोसिटोल भी फास्फोलिपिड्स को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। फास्फोलिपिड्स के फंक्शन क्या हैं? These phospholipids are widespread compounds in bacteria, animal and plant cells, and these are associated with the formation of membranes। यानी इन बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं और सेल्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर ये फास्फोलिपिड शामिल होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? ऑलमोस्ट 20 to 40% होते हैं। इन तमाम फास्फोलिपिड में सबसे अहम और कॉमन फास्फोलिपिड जो है फास्फेटाइडिल कोलीन है और इसका एक और नाम लेसिथीन भी है। अब बच्चे, आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है। आप जरा इस स्ट्रक्चरल फार्मूले को गौर से देखिएगा। इस स्ट्रक्चरल फार्मूले में एक तो आप लोगों को हेड नजर आ रहा होगा और दूसरे नंबर पर इसमें आपको दो टेल्स भी नजर आ रही होंगी। जो हेड है इसको बनाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, इसमें आप ये कंपोनेंट देखिएगा, दिस इज ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 के साथ एक फैटी एसिड अटैच है। इसी तरीके से इसकी कार्बन नंबर 2 के साथ भी एक फैटी एसिड अटैच है, जबकि इसकी कार्बन नंबर 3 के साथ फैटी एसिड अटैच नहीं है।
ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं डाइग्लिसराइड। अगर बच्चे इसकी तीसरी कार्बन के OH के साथ फास्फेट ग्रुप को जोड़ लिया जाए तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको हम फास्फेटिडिक एसिड का नाम देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फास्फेटिडिक एसिड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं तो बच्चे 3 होते हैं। वन कंपोनेंट इज फास्फेट ग्रुप, सेकंड कंपोनेंट इज ग्लिसरॉल, थर्ड कंपोनेंट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। अगर इसी फास्फेटिडिक एसिड के फास्फेट ग्रुप के साथ हम नाइट्रोजन बेस को अटैच कर लें तो बनने वाला कंपाउंड फास्फोलिपिड कहलाता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस अटैच है वो कोलिन है, लिहाजा बनने वाला जो फास्फोलिपिड होगा उसको हम नाम देंगे फास्फेटाइडल कोलिन, या फिर इसका एक और नाम होगा लेसिथीन। अब बच्चे इसके अंदर अब ओवरऑल कंपोनेंट्स देखें तो कितने बनेंगे? 4। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। इन चारों कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स मिलकर हेड को बनाते हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्लिसरॉल, फास्फेट ग्रुप और क्लोरीन। अब बच्चे इसके अंदर देखिएगा फास्फेट ग्रुप के ऊपर चार्ज मौजूद होता है। कौन सा? नेगेटिव। इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये हेड नेगेटिवली चार्ज हेड कहलाता है और ऐसे हेड को हम पोलर हेड का नाम देते हैं और ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होते हैं। अगर बच्चे इनकी 2 टेल्स को देखें तो ये दोनों टेल्स फैटी एसिड से बनी हुई हैं और फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, लिहाजा हम फास्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल में ये जो 2 टेल्स मौजूद होती हैं इनको हम कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर भी कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। अगर बच्चे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल मौजूद होगा तो डेफिनेटली उसके 2 पार्ट्स होंगे। वन पार्ट विल बी कॉल्ड पोलर हेड एंड अदर पार्ट विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर टेल्स। अब बच्चे ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं इनके अंदर होते हैं फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? देखें आप लोगों के सामने एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया है। इस मॉलिक्यूल में ऊपर पोलर हेड है और उसके नीचे 2 नॉन पोलर टेल्स हैं और ये बिल्कुल दोनों के दोनों सेपरेट हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दोनों फैटी एसिड सेपरेट चेन है, मतलब क्या होगा? सैचुरेटेड है। इसी तरीके से फास्फोलिपिड के ऐसे मॉलिक्यूल भी मिलते हैं जिनमें हेड के साथ एक टेल बिल्कुल सेपरेट होती है यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होती है और दूसरी चेन जो है उसके अंदर किसी भी मकाम के ऊपर कोई एक बेंट मौजूद होता है। अब ये बेंट किस जगह पर बनता है? उस जगह पर बनता है जहां फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो अब ये टेल एक ऐसे फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर सिंगल बेंट होगा। बाद बात ऐसा होता है कि कुछ फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दोनों टेल स्ट्रेट नहीं होती, बेंट होती हैं, झुकी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दोनों टेल्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी हुई हैं और दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोनो अनसैचुरेटेड हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है डबल बॉन्ड की तादाद एक एक है। बाद बात ऐसा भी होता है कि एक फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में हेड के साथ ये जो टेल होती हैं उसके अंदर कई बेंट होते हैं। तो कई बेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि इन फैटी एसिड में डबल बॉन्ड की तादाद ज्यादा है। तो ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम दे देते हैं। अब बच्चे ऐसे मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे सेल्स के अंदर मौजूद हों, बॉडी के अंदर मौजूद हों, तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? उन तमाम मॉलिक्यूल्स के हेड
बैरूनी सेल पर, और उनकी टेल अंदर वाली सेल पर होती है। हेड बैरूनी सेल पर इकट्ठे हो जाते हैं और टेल अंदर वाली सेल पर इकट्ठे हो जाती हैं। और इस तरह से टेल से बनने वाला जो रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट रीजन बन जाता है। इसका हम नॉन पोलर रीजन का नाम देते हैं। जबकि साइड के ऊपर जहां पर हेड्स मौजूद होते हैं यह पोलर रीजन कहलाता है, और यह हाइड्रोफिलिक होता है। और इसी पोलर रीजन के साथ यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और अंदर टेल वाली साइड पर क्योंकि हाइड्रोफोबिक रीजन है लिहाजा वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां पर नहीं होते। इस तरह से इनकी मखसूस जो अरेंजमेंट होती है, इसी अरेंजमेंट की वजह से सेल्स की मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। और इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स।